नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में सरकार की एक पॉलिसी आई है ग्राम पंचायतों को लेकर के ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल। सरपंच यदि गांव में अच्छे कार्य नहीं कर रहा है तो जो है उसको हटाने की एक प्रोसेस है राइट टू रिकॉल। और ई टेंडरिंग 2 लाख से अधिक का विकास कार्यों के लिए अब ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार चाहती है कि विकास कार्य हैं वो 2 लाख से अधिक के अगर हैं तो उनको टेंडर के माध्यम से ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाने चाहिए। इसको लेकर जहां पूरे प्रदेश के अंदर बवाल मचा हुआ है, जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो विरोध में उतरी हुई हैं। सरपंच लगातार पंचायत राज मंत्री जो हैं उनके पुतले जला रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन, यहां तक कि बीडीपीओ कार्यालयों के अंदर तालाबंदी तक की नौबत आई हुई है। और काफी जगह हमने देखा है कि जो है ग्राम पंचायतों ने तालाबंदी भी की है। आज मौजूद है हमारे साथ जाने माने पंचायती राज विशेषज्ञ, जिन्होंने पंचायती राज को बड़ी बारीकी से समझा है और लोगों को समझाया है। एक ट्रेनर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। राधेश्याम गोमला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम इस पंचायती राज के अंदर जो ई टेंडरिंग प्रणाली आई है उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्यों सरपंच विरोध कर रहे हैं और जो सरकार का पक्ष है उसको लेकर के आज पूरी बातचीत करते हैं। नमस्कार गोमला जी। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से नई पंचायतों का गठन हुआ है उसके बाद सरकार की ओर से विकास कार्यों को, जो पीछे की रुकी हुई विकास था उसको बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली आई, लेकिन उसका विरोध होने लग गया। तो सबसे पहले तो ये आपने इस चीज को बड़े बारीकी से, क्योंकि पंचायती राज को आपने देखा है और अब ये जो नई सिस्टम बन रहा है इसको भी आप देख रहे हैं, आप भी इसके विरोध में थे। तो सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये ई टेंडरिंग प्रणाली दरअसल है क्या, उसके विषय में बताइए। करमवीर जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ई टेंडरिंग प्रणाली और राइट टू रिकॉल का बिल, जी ये दोनों ही संविधान सम्मत नहीं है। दोनों ही संविधान सम्मत क्यों नहीं है, मैं आपको आर्टिकल 40 पर लेके चलूँगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्त शासी संस्था बनाया है। जी और दूसरी बात, जो ये तो है ई टेंडरिंग को लेकर, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं तो स्वायत्त शासी संस्थाएं अपने काम का शुरू से प्रस्ताव से लेकर और निर्माण कार्य तक का सारे कार्य स्वयं करती हैं, जी स्वयं की देखरेख में करती हैं। आपकी दूसरी बात, अभी जो आपने शुरू में कहा राइट टू रिकॉल का, तो संविधान ने जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया उसमें स्पष्ट लिखा है कि भी पंचायतें या सरपंच जी 5 साल के कार्यकाल तक रहेंगे। तो 5 साल तक के कार्यकाल के लिए आप उनको पाबंद कर रहे हैं, बीच में उनके बेड़ियां डाल रहे हैं, उनके काम में बाधा पहुंचाने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। अगर ये सबके हित में होती बात तो ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। अगर आप राइट टू रिकॉल की भी बात करते हैं तो ये अकेले प्रतिनिधि यही नहीं है। इससे एक तो गांव में पार्टीबाजी और ज्यादा बढ़ेगी। कारण है सीधा सीधा, जो हारे हुए सरपंच हैं या विरोधी लोग हैं जी वो तो इस इंतजार में है कि भाई चुने गए सरपंच को कब गिराया जाए। उनके लिए आप मौका उपलब्ध कर रहे हैं। 1 साल के बाद आप ये नियम लागू कर देंगे, उससे पहले भी लागू करने की मंत्री के मुंह से सुनने में आया है, तो ये फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया। ये तो एक तरह से उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप 5 साल का समय निर्धारित कर दिया, उसके काम के लिए पूरा समय दीजिए। जी अब मैं बात आपकी जो राइट टू रिकॉल के अतिरिक्त टेंडरिंग की है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 की चर्चा करना चाहूँगा। और मैं आपको साथियों के सामने, आपके जो चैनल के साथी हैं उनके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। ये आर्टिकल 40 है भारत के संविधान का आर्टिकल 40 है। उस पर लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। इंग्लिश का जो एडिशन है वो अलग है, मैं हिंदी एडिशन की बात कर रहा हूँ। जी जी कोई भी राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य
बनाने के लिए आवश्यक हो। ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ई टेंडरिंग, ई टेंडरिंग इस ताकत को बेहद कमजोर करने वाली प्रणाली है। अब मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर दूं, ई टेंडरिंग है क्या जी। ई टेंडरिंग का मतलब है कि भाई किसी कार्य के लिए टेंडर की बोली लगाई जाएगी, आवेदन करने का एक नियम है, और उसमें संबंधित व्यक्ति टेंडर छोड़ेगा। मान लीजिए 5 व्यक्तियों ने टेंडर छोड़ा और एक व्यक्ति ने माइनस में ले जाके अपना टेंडर छुटवा लिया, तो स्वाभाविक तौर से वो टेंडर उसके नाम हो गया। अब वह व्यक्ति अपना काम गांव में जाके करेगा, उसमें ना वो पंचायत का सहयोग लेगा ना पंचायत की राय लेगा। काम उसने किया जैसा भी किया जी, और लास्ट में काम कंप्लीट करके गया तो ना तो उसमें गुणवत्ता पूरी हुई, ना ही उसको लेवल में किया गया, ना ही उसकी और जो आवश्यकताएं होती वो पूर्ति की गई, और काम करके वो चला गया। अब मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं, उस किए गए काम में अनेकों खामियां सामने आ गई, बिल्कुल, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? गांव किसको कहेगा? सरपंच को कहेगा। जैसा कि आपने कहा, होता भी ऐसा ही है हर गांव में कि उस काम की जिम्मेदारी वो लोग मानते हैं कि सरपंच की है। अब काम किया टेंडर वाले ने, वो ठेकेदार उसको पानी की भी नहीं पूछता है, ठेकेदार उससे रूह मिला के बात भी नहीं करता है, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है सरपंच की। टेंडर तो उसने अधिकारियों से छुटवा लिया। अब उसकी जांच की भी अगर कोई बात की जाए तो ये भी एक देखिए कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक बात कही गई है कि जांच भी करेगा तो वही अधिकारी करेगा जिसने टेंडर छोड़ दिया है। अच्छा, ये ई टेंडर प्रणाली में ये यही कहा गया है कि जो जांच करेगा, अगर कमियां मिलती हैं, शिकायतें होती हैं, तो उसी अधिकारी से जांच, वो ही जांच कर रहा है। जिस आदमी ने टेंडर छोड़ा, जिस अधिकारी ने टेंडर छोड़ा जी, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आमतौर पर भारत में ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति के नाम टेंडर छोड़ते हैं तो उसका और उस अधिकारी से कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध रहता है। हम जब जांच में जाते हैं तो ये बातें सामने आती हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके पीछे कारण क्या है, ये सोचने की बात है कि आप 2 लाख तक का काम सरपंचों को दे रहे हैं, ज्यादा काम उससे छीन लिया है। अब ये कहें कि भाई ज्यादा काम करने से इसमें भ्रष्टाचार होता है, तो ऊपर के भ्रष्टाचार की गारंटी कौन ले रहा है कि वो भ्रष्टाचार रहित होगा? हाँ, अगर उसने गलती की है ठेकेदार ने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सरपंच तो, क्योंकि गांव के लोग तो रिस्पॉन्सिबल मानेंगे सरपंच को, कागज रिस्पॉन्सिबल उस ठेकेदार को भी नहीं मानता। जांच अधिकारी कर देगा और उसको बरी निकाल देगा। उस ठेकेदार पर जांच के लिए गांव के दबाव में पंचायत भी अगर कार्रवाई करती है तो वही ठेकेदार फिर से टेंडर लेके आ जाए, क्योंकि नियम ये है कि भाई 3 आदमियों का टेंडर छुटवाओ, उसमें जिसका माइनस है वो कर दिया जाएगा। तो टेंडरिंग की जो नियम है वो हमने बनाने हैं, मान लिया टेंडर छोड़ने वालों ने बनाने हैं, तो माइनस में किसको करना है, ये भी सारी बातें हो जाती हैं, ये आपको भी पता है। तो ये जो लकूना है ना, ये जो व्यवस्था में, इस प्रणाली में जो बात संकेत दे रही है जो दाल में काढ़े की, ये जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका मानना है कि ई टेंडरिंग एक तरफ तो जहां सरपंच हैं वो गांव के विकास को अपने हिसाब से नहीं कर पा, दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आपका सीधे तौर पे ये मानना है। लेकिन जिस प्रकार से गोमला जी हम देख रहे हैं कि चाहे हम बात करें उप मुख्यमंत्री की करें या पंचायत राज जो मंत्री हैं उनकी बात करें, उनका तो यही कहना है कि एक बार इस प्रणाली को अपना कर देख लिया जाए, यदि इसमें कमियां हैं, क्योंकि देखो संविधान के अंदर जितने भी वो चीज़ें हैं उनके अंदर संशोधन हुए हैं, तो यदि इस जो नया आर्टिकल आ रहा है इसके अंदर भी कमियां होंगी तो इनमें सुधार की गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश होने में 5 साल का समय निकल जाता है। जिस प्रकार का नियम बना रहे हैं और जिस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वो पंचायतें काम नहीं कर सकती, और ये अकेले सरपंचों का संघर्ष नहीं होना चाहिए जी। मैं कहता हूं गांव के लोगों को भी सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि ये उनके विकास से जुड़ा हुआ मसला है।
और अच्छा विकास नहीं होगा तो उसके उसके लिए गांव का ही तो नुकसान होगा ना। ये गांव के आम लोगों के भी संबंध से जुड़ा हुआ मसला है। गांव के आम लोगों को भी सरपंचों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो जांच फिर किसने करनी होती है? जांच तो अधिकारियों ने करनी होती है ना। गलत करता है तो आप खींचिए ना उसको। लेकिन आप दबाव देके कर रहे हैं कि 2 लाख तक ही सीमित रहेगा भाई। तू आप एक बात बताइए, आपने ई टेंडरिंग करवा दी है और 2 लाख रुपए के काम तक का उसको बांध दिया गया है। ठेकेदार से सरपंच या पंचायत इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है काम। और 2 लाख तक का सरपंच से करवाने का कहा है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। तो मान लीजिए एक गली 1,000 फीट की है, उसमें आपने 2 लाख तक का काम किया, जितनी दूरी में वो आया उतने तक का काम कर दिया आपने जी। उसके बाद वो काम रह गया, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो गांव का हुआ ना। जो विकास होना चाहिए वो विकास रुकावट तो गांव की हुई। अब उससे आगे अगर उसी दौरान महीना 1.5 महीना में काम शुरू करते हैं तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस घड़ी में तुमने 1 महीना पहले किया तो ये पूरी गली टेंडर से क्यों नहीं करवाई? और टेंडर वाला काम भाई सही करता नहीं है। नुकसान किसका? नुकसान गांव का है ये। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्व सरपंचों से भी निवेदन कर रहा हूं और गांव के लोगों से भी निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरपंचों के वर्तमान पंचायतों के हक में सभी खड़े होइए। रही बात सरकार की, तो सरकार में वो चुनिंदा लोग हैं। उन चुनिंदा लोगों को यह समझना चाहिए कि वो भी प्रतिनिधि हैं और गांव में जो सरपंच बने हैं वो भी प्रतिनिधि हैं। जो बातें आप उन पर सख्ती से लागू कर रहे हैं, क्या आप अपने ऊपर लागू करवाते हैं? कुठाराघात मत कीजिए। संविधान की जो बातें हैं, संविधान की बातों को संविधान सम्मत लेकर चलिए। आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए ना कि भाई गांव भी संतुष्ट हो और पंचायत भी काम करने के लिए बाध्य हो और उस पर कोई इस प्रकार का कुठाराघात भी ना उसके सीमाओं में ना बांधा जाए। इस सीमाओं में बांधने की बात की, जैसा कि हमने जो है ये जानने का प्रयास भी किया था अधिकारियों से कि जैसे 2 लाख की जो लिमिटेशन रखी गई है तो क्या ये 1 साल के लिए या ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, केवल एक वर्क की जो जो अमाउंट रखी गई है वो 2 लाख रख। तो सरपंच अपने गांव में अनेकों 2-2 लाख के कार्य करवा सकता है, तो फिर इसमें समस्या कहाँ? देखिए, जुबानी और धरातल जी। दोनों बातें अलग अलग होती हैं। धरातल पर जब काम होता है वो नियम और तकनीक के हिसाब से होता है। जबानी तौर से जब आंदोलन चलता है तो जबानें चलती हैं दोनों पक्षों से। जी। वो जब टीवी के सामने या कैमरे के सामने या प्रेस के सामने आते हैं तो बातों को लच्छा बना के और प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब बात धरातल की आती है तो धरातल पे आप मुझे उदाहरण लेके दीजिए कि एक ही गली को दो दो एस्टिमेट कब बनाए गए हैं? एक ही गली का 2 एस्टिमेट, दो दो प्रस्ताव एक साथ कब बनाए गए? जब अधूरी काम है तो उसको एक साथ करने का है, और एक साथ करने का तो उसको फिर टेंडर के रूप में दे दिया जाएगा ये 2 लाख से। हाँ, बढ़ा के। बड़ा काम है तो। अब बड़ा काम है, इसके पीछे सोचने की आवश्यकता है कि क्यों की जिद की जा रही है। 2 लाख से ऊपर के काम के लिए, करोड़ों तक का जो काम है उसके लिए जिद की जा रही है, इसके पीछे सोचने की आवश्यकता क्यों? कोई तो कारण है ना भाई। आप पूरे प्रदेश में देखिए, किसी और प्रदेश में तो ऐसा प्रावधान है नहीं, केवल हरियाणा में ही है। जी। आप पूरे प्रदेश के जितने भी जिन जिन गांवों में ठेकेदारों ने काम किया है उन ठेकेदारों को बुलाइए और उनके बारे में पता लगाइए कि वो लोग किनके आदमी हैं। जो जिस प्रकार से ये ई टेंडरिंग का विरोध सरपंच कर रहे हैं, तो लोगों के बीच हमने ये चर्चाएं भी सुनी है कि सरपंच जो है वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसी वजह से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जबकि अगर वो चाहें तो विकास तो 2-2 लाख के या फिर ई टेंडरिंग के माध्यम से भी हो सकता है। हाँ, देखिए, ये बात सही है कि भारत में हर पद के साथ भ्रष्टाचार का वो लगा हुआ है दाग। सरपंच भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं तो जाहिर है ऊपर जो मंत्री लोग हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं। अकेले इनकी तरफ ही उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? भ्रष्टाचार को अगर आपने मिटाना है तो स्वाभाविक तौर से उन पर कठोर नियम बना के उनका अंकुश, वहां पक्षपात मत कीजिएगा। आपके पक्ष का अगर कोई सरपंच है तो उसका पक्ष मत कीजिए।
उसने गलती करी है, उसको खिंचाई करी है ना, उस वक्त तो राजनेता उसके आड़े आ जाते हैं, मदद करने में आ जाते हैं। अगर गलती करता है तो उसको नसीहत मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा ये गांव के विकास में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। भ्रष्टाचार आज भी नहीं रुक रहा है। क्या इस प्रणाली से भ्रष्टाचार रुक गया है? भ्रष्टाचार अब ऊपरी लेवल पे बढ़ गया है। जितने भी ई टेंडर से काम हो रहे हैं, जी। आप उनकी गुणवत्ता जांचिए, आप उनका काम जांचिए, आपको पता चलेगा। और क्या, आप सीधे सीधे उन टाइलों, जो पेवमेंट टाइलें लगते हैं आमतौर पे, चलिए सीसी रोड की तो मान लेते हैं बहुत कम लगेगा, टाइलों का तो पता चल जाएगा। आप गिन लीजिए ना टाइलें, आंकड़ा वैसे ही पता चल जाता है। तो ये जो बातें हैं बहुत सोचने की हैं। अकेले सरपंचों को दोष देना ये गलत बात है। और इस आड़ में पंचायती राज संस्थाओं का एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये हत्या है। जैसा क्योंकि कि गोमला जी हमने देखा पीछे जिस प्रकार से नगर पालिकाएं थी उनसे अधिकार छीने गए थे। अब जो है लगता है जैसा आप बता रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपना पक्ष कह रही है कि ये अच्छी प्रणाली है, लेकिन आपके कहें या जो सरपंचों का विरोध है उसको देखकर लग रहा है कि सरकार का ये जो कदम है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों की जो शक्तियां हैं उनको छीनने का कार्य करेगा। हाँ, आर्टिकल 40 तो स्पष्ट कह रहा है। आर्टिकल 40 को अगर आप संविधान के आर्टिकल 40 को लेते हैं जी। तो उसके आधार पर तो स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज का, एक ऐसे भावनात्मक बात का फायदा उठाया जा रहा है जो आमतौर पर गांव के आम आदमी को पता नहीं है। गांव में पार्टीबाजियां हर गांव में है। चुनाव होते हैं, पार्टियों के आधार पर होते हैं। जीता हुआ सरपंच है, उसके विरोध में हारे हुए सारे सरपंच इकट्ठे हो जाते हैं, और जो उससे नाराज हैं वो लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब उनको तो वो बात चाहिए जो सरपंच बने हुए सरपंच के विरोध में हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रणाली गांव में जहर घोलने घोलने का काम कर रही है। विरोधी लोग बार बार कहते हैं कि भाई सरपंच क्यों कर रहे हैं इसके लिए आंदोलन, ये खाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। जबकि वो लोग समझते नहीं है कि सरपंच भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ये उनका खुद का गांव का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि काम ही नहीं हो पाएगा तो आप कहोगे विकास आपका गांव का कहाँ से होगा? जी। और ये काम तो तब होगा ना जब राशि आएगी। 2 लाख रुपए में आप मिट्टी डालते हैं ना, तो मिट्टी का भरत भी गली में नहीं हो पाता है कई बार। मैं सरपंच रहा हूँ, मुझे भी पता है। मैंने पंचायती राज संस्थाओं को देश भर में ट्रेनिंग दी है। मुझे पता है सरपंच कहाँ का दिक्कतें महसूस करता है। हाँ, कुछ भ्रष्ट हैं, ये सही है। लेकिन अगर 100 में 2 आदमी गलत हैं तो 100 का गड़ा नहीं घोटा जाना चाहिए इस एक तरह। इसी के साथ गोमला जी अभी जो है इसके जैसा कि ये था उसके बाद सरकार ने एक तरफ से कहें कि सरपंचों को दोहरा झटका देने का काम किया। जो विकास कार्य होंगे और सरपंच पेमेंट रिलीज नहीं करता है तो उसको लेकर भी एक लेटर जारी हुआ है कि अगर सरपंच या ग्राम पंचायतें 7 दिन से अधिक का समय लेती हैं तो वो पावर उनसे ऑटोमेटिक छीन करके बीडीपीओ के पास चली जाएगी। तो ये दूसरा जो लेटर आया इसको देखकर तो लगता है कि वाकई में जो ग्राम पंचायत है उनकी शक्तियां बिल्कुल छीनी जा रही हैं। अब ये बातें सारी जाहिर हो रही हैं कि भाई अवश्य कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई ऐसी बातें चल रही हैं जो भाई पैसे का काम किसी ना किसी तरह अपने हाथ के नीचे आ जाए। ये सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा ये जाहिर है कहीं ना कहीं कोई बात तो है, और इसका खामियाजा इलेक्शन में सारी बातें आएंगी। गांव के लोगों को भी बताने की आवश्यकता है। अब जब 7 दिन में उसके पास, सरपंच के पास उसका फंड का पैसा नहीं आया है, काम हो गया है, आपने रिलीज नहीं किया है, या कोई और कारण हो सकते हैं, आप वो सीधे का सीधा पैसा वहां वहां मंगा लेते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या? इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। जी। स्वाभाविक तौर से बहाना ये बना लिया है कि भाई मजदूरों को, मिस्त्रियों को, काम करने वालों को पैसा नहीं दिया गया, इसलिए इसको जल्दी बुलाया, ये हमने ले लिया। आप कितना बुलाते हैं, आप कितना उसको भगाते हैं काम करने वालों को पैसे के लिए? एक एक साल तक का पैसा नहीं दिया जाता है। आप ये पाबंदियां जो उधर लगा रहे हैं, इन पाबंदियों को जरा एक बार अपने ऊपर भी लगा के देखिए। इस तरह ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी हत्या करना ठीक नहीं है।
तो अंत में क्या कुछ आप जो है कहना चाहेंगे ई टेंडरिंग को लेकर कि इसमें किस प्रकार से यदि ई टेंडर प्रणाली लागू भी होती है, सरकार करना भी चाहती है और वास्तव में गाँव का भी विकास चाहती है और जो ये पंचायती राज संस्थाएँ हैं, इनके अंदर भी बदलाव लाना, क्योंकि देखिए संवैधानिक कोई भी चीज़ है उसके अंदर बदलाव तो होते हैं, अमेंडमेंट चलते रहते हैं। चाहे वो जब पंचायती राज संस्थाएँ लागू हुई 73-74वां जो संविधान संशोधन हुआ, वो भी इनके पक्ष में हुआ। तो ई टेंडर प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? देखिए, जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, ये भारत ही नहीं, मैं कहता हूं विश्व का सबसे ज्यादा शानदार संशोधन है गांवों के विकास के लिए। इसमें 3 तो संस्थाएं बनाई हैं जी। और इनके साथ साथ सबसे बेसिक तौर पर जो ग्राम सभा गठित की है, ये कमाल की बात है कि ये ग्राम सभा उसका निर्णय करती है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कदम ये 3 संस्थाएं बढ़ाती हैं, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। तो आप ये बातें, जब स्वायत्त शासित संस्थाओं को काम करने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो आप इस प्रकार के टेंडर का काम भी, चाहे वो 1 करोड़ तक का है, ये टेंडर का काम भी पंचायत के द्वारा ही करवाइए, टेंडर का काम पंचायत समिति के द्वारा करवाइए, जिला परिषदों के द्वारा करवाइए। आप सीमाओं में मत बांधिए। 2 लाख तक के टेंडर की बात क्यों कर रहे हैं आप? कीजिए ना, अगर अरबों तक का काम है, लेकिन वो टेंडर में शामिल आप पंचायत को भी शामिल कीजिए, पंचायत समिति सदस्य को भी कीजिए, जिला पार्षद को भी कीजिए। आप अपनी मनमर्जी के अधिकारी को, मनमर्जी के ठेकेदार को क्यों भेज रहे हैं? इसलिए सीधी सी बात है, 2 लाख तक की टेंडरिंग समाप्त कर दी जाए और राइट टू रिकॉल हर हालत में वापस लें, क्योंकि ये हरियाणा के गांवों में पार्टीबाजी और जहर घोलने का काम करेगा और कर रहा है। राइट टू रिकॉल को लेकर गोमला जी जिस प्रकार से इससे एक पर्सन जहन में आता है कि कहीं न कहीं जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति यदि गाँव का प्रतिनिधि कर रहा है, तो जो दबंग लोग हैं वो उसको वैसे भी फिर काम नहीं करने देंगे। देखिए, चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़ी हस्ती थे और उनकी बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने कहा था राइट टू रिकॉल विधायक और लोकसभा सदस्यों के लिए होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, जी। मेरी छोटी सी सोच भी उस महान व्यक्तित्व का अनुसरण करती है और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बात कही, आप पहले वहां से लागू करिए। ये जो गांव की सरकार है, जी। इस गांव की सरकार को हथियार मत बनाइए। गांव की सरकार को अगर आप इस प्रकार करेंगे तो हर 1 साल में राइट टू रिकॉल होगा। चुनाव होते हैं, स्वाभाविक तौर से 2 अगर सरपंच आमने सामने लड़ते हैं तो आधे आधे हिस्से में बढ़ जाता है गांव। और सरपंच बनते ही कई बार एंटी इनकम्बेंसियां शुरू हो जाती हैं और वो तत्काल 6 महीना या साल के भीतर नाराजगियां भी उत्पन्न, क्योंकि जब काम करते हैं तो कुछ काम जैसे अवैध कब्जे उठाने हैं, जी। मान लीजिए अवैध कब्जे सरपंच को उठाने हैं, तो जिन जिन के अवैध कब्जों के लिए नोटिस देगा वो नाराज। अब वो विपक्षी जो सरपंच है, वो उस नोटिस भेजे गए व्यक्ति को जाते ही, आज नोटिस आपने भेजा, उसी शाम दूसरा सरपंच उसको अपने कांख में दे लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने गलत काम किया हुआ है, उसको अगर आप कहेंगे तो तत्काल आपसे नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो वो उसके पक्ष को, विपक्ष को बढ़ा देगा और जो आधा गांव पहले उसके विरोध में था उसका और बढ़ोतरी हो गई। वो स्वाभाविक तौर से राइट टू रिकॉल की जो पूर्ति है वो पूर्ति हो जाएगी ऐसे हालत में। और जहां 2 या 3 या ज्यादा सरपंच लड़े हैं तो उसमें एक अकेला सरपंच है, बाकी सारे उसके विरोधी हो गए, क्योंकि उसको गिराने के लिए सारे फिर इकट्ठे होंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये गांव की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है। 73वें संवैधानिक संशोधन में जो विशेषताएं, 6 विशेषताएं थी, उनमें एक महत्वपूर्ण है 5 साल का कार्यकाल हो। अरे भाई, 5 साल का कार्यकाल आप अपने लिए भी पूरा कर रहे हैं तो इनके लिए भी आप देखिए, आजमाइए। गलत है, अगली बार गांव अपने आप हटा देगा। आप राइट टू रिकॉल करके गांव की व्यवस्था क्यों होगा? एक चुनाव में ही 2-2 साल लग जाते हैं। जब 2 साल चुनाव के रहते हैं तो गांव में माहौल बदलने लगता है। तो आपने 1 साल में राइट टू रिकॉल कर दिया, फिर अगली साल फिर अगले को तोड़ने के लिए लगे रहेंगे। इसका मतलब
गांव की व्यवस्था तो आप राजनीति में बांट रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। राइट टू रिकॉल अगर आपने करनी है तो विधायकों की भी कीजिए और लोकसभा सदस्यों की भी कीजिए, पहले उनकी कीजिए, बाद में छोटी सरकार की कीजिए। अगर भारत के विकास को, और अकेले हरियाणा में ही क्यों भाई, अकेला शुरुआत तो कहीं ना कहीं से अकेला होगी ना। शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी, बिल्कुल। ये बात सही है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से आप लोकसभा या विधानसभा सदस्यों के लिए बिल्कुल, ये कीजिए ना। सही, ये सही। ये एक नई बात लेके आप क्या आ गए हैं। चौधरी देवीलाल जो युग पुरुष थे, चौधरी देवीलाल जिसे पूरी दुनिया को मानना चाहिए, जो नहीं भी मानते हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो उस आदमी के व्यक्तित्व पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। अगर आप उनकी बातों को मान रहे हैं तो वही बात करिए ना जो उन्होंने की थी। बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाता है कि बदलना है तो खुद को बदलिए, दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं। तो यदि सरकार चाहती है कि भई राइट टू रिकॉल लागू किया जाए, तो सबसे पहले विधायकों पर ये गुमला जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सांसदों पर लागू कीजिए। क्योंकि जनता तो उनसे भी नाराज़ होती है, अपने हलके के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर 5 में से 4-4 साल वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो गुमला जी, आपने जो अपनी राय रखी ई टेंडरिंग को लेकर के और जो राइट टू रिकॉल को लेकर के, जिस बेबाकी से आपने जो बात रखी है, जो हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका, आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विषय में, जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर आखिर उसकी वजह क्या है और उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, उनको लेकर के पंचायती राज विशेषज्ञ राधेश्याम गोमला जी हमारे साथ थे। उनसे बारीकी से उन सभी मुद्दों पर आज हमने बात की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।